नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मेरा अपना जिला लखनऊ, जहां मेरी रिहायश है। बात शुरू हुई 7 अक्टूबर 2023 से। थाना क्षेत्र है जानकीपुरम, ट्रांसगोमती का थाना क्षेत्र है ये। जानकीपुरम के नहर रोड के किनारे सवेरे सवेरे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश की सूचना मिली। जानकीपुरम थाने से इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह और उनके तमाम सहयोगी मौके पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि प्राइमा फेसी उसके गर्दन पे जो चोट का निशान दिख रहा था, किसी दबाव का निशान दिख रहा था, ऐसा लगा जैसे इसी के कारण उसकी मृत्यु हुई हो। दूसरा जो और दूसरी चीज नोटिस की गई कि आसपास बहुत उल्टियां उसने कर रखी थी। ये भी लगा कि कोई फूड पॉइजनिंग जैसी बात जरूर इसके साथ हुई है, जिसकी वजह से इसने वोमिटिंग की है। बहरहाल काफी देर तक उसे खुला छोड़ा गया कि लोग देख के शायद पहचाने। आसपास के बहुत से लोग आए, लेकिन कोई उस शव की पहचान नहीं कर सका। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन सुबह तक थाने पर और जो बाकी सब जगह यानी कमिश्नर्स ऑफिस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी जाती है, उसमें कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन ही आया। दूसरे विसरा प्रिजर्व किया गया। अगर विष दिए जाने की कोई बात हुई हो तो विसरा की जांच में काफ़ी समय लगता है, आप सभी जानते होंगे। पुलिस ने ये नोटिस किया कि उस व्यक्ति यानी उस मृतक की जेब में एक पत्र की फोटो कॉपी रखी हुई है। पत्र में 2-3 नाम लिखे हुए हैं, जिनसे ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि दरअसल ये व्यक्ति कौन है और इन लोगों के नाम उसने क्यों लिख रखे हैं। बहरहाल पता उसमें लिखा हुआ था। अगले दिन तक जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, हत्या का मुकदमा मतलब हत्या की बात प्रकाश में आ गई, तो डीसीपी नॉर्थ, डीसीपी दक्षिणी कासिम आबदी सीधी भर्ती के आईपीएस अफसर हैं और मैं उनको जानता भी हूँ। बहुत कमाल का अफसर है, प्रोफेशनली बहुत कॉम्पिटेंट है। उन्होंने सर्किल अफसर अलीगंज उनको बुलवाया। उनसे कहा, आशुतोष कुमार जो एसीपी हैं, पहले हम लोग के समय में सर्किल अफसर कहे जाते थे, डीएसपी, लेकिन अब कमिश्नरेट होने के बाद उनका पदनाम एसीपी अलीगंज है। आशुतोष भी नए अधिकारी हैं और कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं। टीम बनाई गई कि सबसे पहले इसकी पहचान हो, फिर हत्या का कारण पता लगे, फिर हत्या के आरोपी गिरफ्तार किए जाएं। और डीसीपी नॉर्थ ने, डीसीपी साउथ ने, डीसीपी दक्षिणी ने स्वयं इस केस को का सुपरविजन करने का फैसला किया। टीम तैयार हो गई थी। टीम को उस पते पर जो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था उस पर रवाना किया गया। उसमें लिखा हुआ था, पत्र में कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, बहुत ही टूटी फूटी हिंदी में लिखा गया है
शुरुआत की गई है कि शिवराज पुत्र हरिमतम या गतम नरही, थाना देहात, सदर चौकी, कोतवाली, सीतापुर। दूसरा लिखा था सुमित उर्फ मझिला बौरा, और तीसरा लिखा था छोटा बौरा। आगे लिखा था कि इन 3 लोग, ये तीनों सगे भाई हैं, इनसे मेरी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये लोग 2 बार मुझे मार चुके हैं, मुझे जान से मरने दिया, और ये लोग मुझे जान से मार सकते हैं। इसलिए यह पत्र लिखवा कर अपने पास रख रहा हूँ और 2-3 लोगों की जानकारी में कर दिया हूँ। अगले पन्ने पे लिखा था राम प्रकाश सनाब, यानी सन ऑफ को हिंदी में सनाब लिखा। जानने वाले को ये पता था कि नाम के बाद पिता का नाम लिखते समय सन ऑफ लिखा जाता है, लेकिन देवनागरी लिपि में सनाव बलदेव, ग्राम सूलेपारा, थाना तंबौर, जिला लहरपुर, तहसील लहरपुर, जिला सीतापुर का रहने वाला। आगे लिखा कि यदि मुझे बात हो जाए तो यह तीनों को नहीं छोड़ना। इन लोगों के सिवा मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और मुझे कोई कुछ और मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ यह 3 लोगों से धोखा हो सकता है। मुझे कुछ हो जाए तो शिवराज और उनके भाई नहीं छूटना चाहिए। इसमें 2 पते लिखे हुए हैं, एक राम प्रकाश सनाब बलदेव, ग्राम सूलेपारा, थाना तंबौर, और दूसरा लिखा हुआ है शिवराज पुत्र हरिगतम नरही, थाना देहात, सदर चौकी, कोतवाली, सीतापुर। यानी एक शहर का पता और एक वहाँ से थोड़ी दूर लहरपुर जगह है, वहाँ के गांव का पता। डीसीपी ने फौरन ये कहा कि ये पते पर जाकर चिट्ठी को दिखाकर इससे कुछ अगर हासिल हो सके तो पता करिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी तमाम यहाँ भी रिवाज है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई अननोन डेड बॉडी मिल जाए, कोई मारपीट हो जाए, तो मोबाइल सबके पास रहता है, कोई न कोई हर समय बिना बात के भी रिकॉर्डिंग करता रहता है, उसे तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दिया जाता है और अलग अलग तरह से लोग कयास लगाते हैं। इस अज्ञात शव के बारे में भी तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसकी फ़ोटो जहां वो मिला था या जब पुलिस पहुंची थी वो फ्लोट होने लगी। ये समझने के लिए कि आखिर इसकी पहचान कैसे हो सकती है या कैसे हुई होगी या कैसे हुई, ये समझना ज़रूरी है कि लखनऊ में 2 से 2.5 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन का मतलब सुबह ये आसपास के ज़िलों से आते हैं, जैसे सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, उन्नाव। कुछ मजदूरी करने आते हैं, कुछ जो रूटीन का डेली का काम है, जैसे सब्जी लेकर आना और यहाँ पर ठेले पे सब्जी लगाकर बेचना, दूध लेकर आना, दूध बेचने जाना। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इन 4-5 ज़िलों से, और अगर दिन में इनकी गणना की जाए, रात में गणना की जाए, तो 2-2.5 लाख का अंतर जरूर आएगा। तमाम लोग वैसे भी अपने कामों से राजधानी होने के कारण आते रहते हैं और दिन में ये पॉपुलेशन, जिसे फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं, आती और जाती रहती है। ये पॉपुलेशन ये करीब 2.5 लाख 2-2.5 लाख होगी, अब ज़्यादा भी हो सकती है। हम लोगों के समय जब हम यहाँ तैनात थे तो ये 2.5 लाख के आसपास आंकी गई थी। ये सब्जी का काम, दूध का काम, मजदूरी का काम, ठेला रेहड़ी लगाने का काम, ई रिक्शा चलाने का काम, ये सब करते हैं। शाम को अपना काम ख़त्म करके फिर जो ट्रेन या बस उपलब्ध होती हैं उससे वापस अपने अपने ज़िलों को चले जाते हैं। इसमें सीतापुर ज़िले के थाना तंबौर के भी कुछ लोग आते हैं, प्रतिदिन वाले हैं। सूर्यपार गांव के आसपास के लोग हैं, उनकी संख्या बड़ी संख्या थी।
प्रतिदिन ये लोग आते थे और इनमें से कुछ को ये पता था कि राम प्रकाश भी लगभग रोज यहाँ आता था, लेकिन और ये सब वही पियक्कड़ों की जमात थी। और इन्होंने ये देखा कि पिछले 2 दिन से आ नहीं रहा है वो, और उसका मोबाइल भी नहीं बज रहा है, न उठ रहा है। इसी बीच लखनऊ के तमाम ग्रुप्स में जब ये फोटोग्राफ चली तो उन लोगों ने जो उनके रोज के साथ में आने जाने वाले थे, उन्होंने इसको पहचाना कि ये राम प्रकाश हो सकता है। इसके भाई रंगीलाल को इन लोगों ने सूचना दी गांव में कि ये आ नहीं रहा है और एक फ़ोटो इस तरह से घूम रही है, ऐसा लगता है कि ये राम प्रकाश की ही फ़ोटो है। इसी बीच में जो पता उसमें दिया हुआ था राम प्रकाश का, वो चिट्ठी में जो पता दिया हुआ था, उस पते पर पुलिस पहुंच गई। अपने साथ वो मौके पर अज्ञात शव की जो फ़ोटो, उन्होंने अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो खींचते हैं क्योंकि इश्तहार बनवाना होता है, सार्वजनिक स्थान के नोटिस बोर्ड पे लगाना होता है, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे लगाना होता है, तो थोड़ा अच्छा साफ़ सुथरी फ़ोटो निकाली थी और वो फ़ोटो रंगीलाल को दिखाई गई। रंगीलाल ने फ़ौरन पहचान लिया। उन्होंने ये भी बताया कि गांव के लोग जो रोज़ लखनऊ अपने काम धाम के सिलसिले में जाते हैं, उन्होंने भी बताया था कि अखबार में कुछ, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ इस तरह की फ़ोटो चली हैं, ये मेरे भाई की ही फ़ोटो है। बहरहाल ये कन्फर्म हो गया कि उसमें अखबार में जो चिट्ठी में जो उसकी जेब में चिट्ठी मिली थी, फ़ोटोकॉपी थी चिट्ठी की, वो मूल प्रति नहीं थी। उसमें जो पता लिखा हुआ था, ये आदमी तो वही है। अब सवाल ये हुआ कि इसमें बाकी जो 3 लोगों के नाम लिखे हैं वो कौन हैं, और रंगीलाल से पूछा गया कि भाई ये कौन लोग हैं, जिनमें वही शिवराज पुत्र हरि गतम नरही। रंगीलाल ने बताया कि हम लोग इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते हैं, और गांव वालों ने भी बताया कि साहब इस नाम के किसी आदमी का हम लोगों के गांव में न तो कोई रिश्तेदारी है, न नाथित है, और न हम लोग इस गांव के आदमी को जानते हैं। पुलिस वहां पर पहुंची। जिन 3 लोगों के नाम उस चिट्ठी में लिखे थे, उनमें पहला था शिवराज का, दूसरा था सुमित उर्फ मझिला बोरा, और तीसरा था छोटा बोरा। ये तीनों सगे भाई थे। बाकी के छोटे दोनों भाई ये मंदित थे, दिमाग से, जिसको दिव्यांग कहते हैं, दिमाग से मंद बुद्धि थे, और लोगों ने बताया साहब ये घर ही के आसपास रहते हैं, ये कभी घर के बाहर नहीं निकले हैं। अब बचे शिवराज। शिवराज को पुलिस थाने पर ले आई कि आप क्या मृतक को जानते हैं? उसने साफ मना कर दिया कि नहीं साहब, मैंने तो इनको कभी देखा नहीं। उनको बताया गया कि उसके जेब में जो चिट्ठी मिली है, उसमें आप ही तीनों भाइयों के लिए लिखा है कि मुझे यही 3 लोग हैं, या इन्हीं 3 लोगों से खतरा है, और यही मुझे मार सकते हैं, और वास्तव में वो मारा गया। ये गंभीर आरोप है, आप इसका जवाब किस तरह से देंगे? पुलिस ने उसके मोबाइल खंगाले, CDR देखे, तमाम चीज़ें देखी। राम प्रकाश के घर से, जो मृतक राम प्रकाश थे, राम प्रकाश के घर से उसका मोबाइल नंबर लिया, लेकिन कहीं भी इन दोनों का कनेक्शन नहीं निकला कि कभी बात हुई हो, कभी आए गए हों, कभी एक साथ मिले हों, कभी कोई कनेक्शन नहीं मिला। पुलिस के सामने ये संकट हुआ कि एक व्यक्ति जो मर गया, उसके जेब में एक चिट्ठी मिली जिसमें उसका भी नाम लिखा हुआ है, और उसने ये भी लिखा है कि ये 3 लोग हैं जो मुझे किसी भी समय मार सकते हैं, और ये भी लिखा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इन 3 लोगों को छोड़ना नहीं है। हालांकि ये पुलिस को संबोधित नहीं था। पुलिस ने ये कंक्लूज़न ड्रॉ किया कि ये इन तीनों से इस राम प्रकाश का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इसको गहराई से जांच करना होगा। बार बार इस संबंध में DCP और ACP के यहाँ रिव्यू मीटिंग्स हुई कि आखिर अब इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। राम प्रकाश का भाई शिवराज को नहीं जानता, शिवराज और उसके 2 मंदित भाई राम प्रकाश को नहीं जानते जो मरा है, लेकिन बात कहीं न कहीं ऐसी जरूर है कि उसकी जेब में ये चिट्ठी डाली गई है, या उसने स्वयं लिख के ये चिट्ठी डाली है। हैंडराइटिंग देखने से भी लोगों ने बताया कि साहब ये राम प्रकाश का लिखा हुआ नहीं है। तब पुलिस को और डाउट हुआ।
दो मंडितों से पूछने की कोई बात नहीं थी। रंगीलाल ने पहचाना था, रंगीलाल से भी तमाम बातचीत हुई और ये देखा गया कि कहीं कोई दुश्मनी तो इनकी शिवराज पाल से नहीं है कि वो इनको फंसाने के लिए ये चिट्ठी उसके जेब में डाली गई हो। शिवराज से बातचीत करने का फैसला किया कि डिटेल में शिवराज से बातचीत की जाएगी कि आखिरकार उसका नाम क्यों लिखा गया मृतक की जेब में मिली हुई चिट्ठी में। उससे डिटेल पूछा गया, जैसे पूछताछ होती है, नाम, पता, पिता का नाम, बच्चे, पत्नी का नाम, बाप दादा का नाम, ससुराल वालों का नाम, ये सब एक फॉर्मेट होता है पूछताछ का। उस पूछताछ में पूछताछ की गई। उसने अपनी पत्नी का नाम नीलम बताया और सस्टेन्ड पूछताछ की गई तो फिर उसने ये बताया कि साहब मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था, आप लोग चेक कर लें कि कहीं ये घटना उस हादसे से संबंधित तो नहीं है। शिवराज ने बताया कि मेरे गांव का ही एक आदमी है कृष्णावतार, यह भी कुछ दिन पहले मेरी पत्नी को गांव से लेकर भाग गया। कृष्णावतार की उम्र उसने 55 साल बताई, अपने पति की उम्र 50 साल बताई और उसकी अपनी उम्र करीब 52 साल थी। लेकर भाग गया। हम लोगों को पता करने में बड़ी मुश्किल हुई। वो उसको साथ में लेकर वहीं जानकीपुरम में एक किराए के मकान में या किराए के कमरे में उसके साथ रह रहा था। सीतापुर और आसपास के उसके गांव के आसपास के लोगों से पता करते करते मैं कृष्णावतार के पास करीब 1 महीने बाद पहुंच पाया। लेकिन मैं पहले अपनी पत्नी की तलाश में था कि वो मिल जाए, कृष्णावतार से बाद में निपटेंगे। जिस मकान में रहना बताया आसपास के लोगों ने, क्योंकि वो सब सब्जी का वहीं व्यापार करते थे, गांव से आते थे, अपना ठेला लगाते थे, शाम को चले जाते थे। लोगों ने उसको कृष्णावतार के मकान तक पहुंचा दिया। वहां पर वो जैसे गिद्ध दृष्टि लगाए बाहर कहीं देखता रहा, कभी तो निकलेगी, कभी तो दिखाई पड़ेगी। एक दिन नीलम कोई सामान लेने के लिए बाहर निकली। शिवराज और उसके 2-3 मित्रों ने उसे घेर लिया, अपनी गाड़ी में बिठा लिया और ये कहा कि तुम यहाँ क्यों चली हैं। बहरहाल कुछ आपस में तू मैं हुई, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। उसका मोबाइल छीन लिया, उस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए। उसने बताया कि तुम्हारे घर से भागने से या ये भी गांव में पता लग गया कि कृष्णावतार तुमको भगा कर ले गया है, मेरी बहुत बदनामी हो रही है। तुमको घर में ही रहना होगा, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा, मैं देखता हूँ कृष्णावतार को भी। लेकिन शिवराज ने बताया कि जब मैं उसको लेके अपने घर आ गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिए, मोबाइल फ़ोन छीन लिया, तो कृष्णावतार दूसरे लोगों से मुझे धमकियाँ दिलवाने लगा कि नीलम को छोड़ दो, नीलम मेरे साथ ही रहेगी और अगर नहीं छोड़ोगे तो इसके गंभीर परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। पुलिस को भी इसमें कुछ समझ में आया कि हो सकता है इसी से संबंधित कोई बात हो। थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कृष्णावतार को भी पकड़ लिया, पकड़कर थाने पर ले आई। तब तक 3-4 दिन हो गए थे। भाई रंगीलाल ने एक तहरीर थाने पर दी थी, लेकिन उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं थी क्योंकि वो किसी को जानता नहीं था। बहरहाल और उसने बताया कि साहब मैं राम प्रकाश को किसी तरह से रिमोटली भी उसे कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ जो मृतक है। तो जब पुलिस कृष्णावतार को ले आई तब धीरे धीरे सब चीज़ें पहले तो उसने अपना किस्सा कहानी जैसे सभी अपराधी करते हैं, इधर की बात उधर की बात, मैं यहाँ था मैं वहाँ था, उनसे पूछ लीजिए उनसे पूछ लीजिए, उनके पास था इनके पास था। लेकिन पुलिस फिर थोड़ी देर में अपनी पर आ गई। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ कृष्णावतार से शुरू हुई। बहुत टाइम नहीं लगा, कृष्णावतार तोते की तरह बताने लगा कि कैसे कैसे उसने ये काम किया है। इसके पहले कि इसके आगे की बात पता लगे, अब तक इस अपराध की कथा में, इसकी कहानी में, इस सच्चे अपराध में
कई पात्र हो गए हैं और आप उलझ जाएंगे इन पात्रों को समझने में कैसे क्या हुआ, क्योंकि एक स्क्रिप्ट ही इसकी बहुत उलझी हुई अपराध करने वालों ने लिखी थी। तो पहला नाम है शिवराज पाल। ये नरही, तंबौर, सीतापुर का रहने वाला है। दूसरा उसकी पत्नी नीलम, वो शिवराज की पत्नी है। तीसरा है कृष्णावतार, ये भी उसी गांव यानी नरही, तंबौर, सीतापुर का रहने वाला है। एक ही गांव के थे पहले से शिवराज की पत्नी नीलम और कृष्णावतार के संबंध थे, एक गांव का होने की वजह से। हालांकि उम्र दोनों की बहुत हो गई थी, लेकिन एक दिन इनके संबंध हो गए, यदा कदा ये मिलते भी रहे। और एक दिन नीलम को कृष्णावतार भगाकर लखनऊ ले आया। एक किराए का मकान पहले से ले रखा था, उसी किराए के मकान में उसको रख लिया। तो ये हो गए 3, शिवराज, उसकी पत्नी एक ही गांव की और कृष्णावतार भी उसी गांव का, नीलम और कृष्णावतार के संबंध। कृष्णावतार नीलम को भगाकर लखनऊ ले आया। शिवराज की कड़ी मशक्कत के बाद महीनों बाद कृष्णावतार के मकान का लोकेशन मिला। वो वहाँ गया, पत्नी को वो फिर उठाकर अपने घर तंबौर ले आया। शाम को जब कृष्णावतार को ये पता लगा कि शिवराज फिर से नीलम को अपने घर ले गया है, तो उसने तरह तरह की धमकियां देनी शुरू की। अगला पात्र इसका है चौथा, बिरजू। ये कृष्णावतार का लंगोटिया यार है। वहीं उसमें जानकीपुरम में ये रहता है। इसका सकरन, थाना सकरन का रहने वाला है और सेक्टर 8 जानकीपुरम के खाली प्लाट में ये अपना वही टेम्परेरी जो पॉलीथीन का लोग बना के रहते हैं उसी में रहता है। और ये प्लान जब बनाया गया राम प्रकाश को मारने का, तो कृष्णावतार और बिरजू ये 2 लोग इस पूरी प्लानिंग में शामिल हुए। जब कई बार धमकी भेजने के बाद भी शिवराज नीलम पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने को तैयार नहीं हुआ, मोबाइल फ़ोन देने को तैयार नहीं हुआ। जैसे एक बार कहा गया कि ठीक है, एक बार फ़ोन से नीलम की बात करा दीजिए, अगर वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी कृष्णावतार के पास तो फिर तुम रखना, लेकिन अगर वो कहेगी कि नहीं मुझे कृष्णावतार के पास ही रहना है तो तुम्हें भेजना होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इन सब के बाद भी जब शिवराज ने अपनी पत्नी के प्रतिबंध नहीं कम किए और उसे छोड़ा भी नहीं, तो इन दोनों ने मिलके प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि एक ऐसा आदमी ढूंढो जो नरही, तंबौर के आसपास का रहने वाला हो, 4 से 10 किलोमीटर के आसपास का गांव का रहने वाला हो, सीतापुर का ही हो, ताकि ये साबित हो सके कि उसकी और शिवराज की दुश्मनी है। चूंकि शाम को अपना काम खत्म करने के बाद सब दारू के ठेके पर मिलते थे। बिरजू और कृष्णावतार रोज दारू के ठेके पर सीतापुर के रहने वाले आदमी या कोई भी आदमी, मतलब एट रैंडम की बात हो रही थी, तलाश करने लगे। और कई दिन तलाश करने के बाद उसे राम प्रकाश मिल गया। राम प्रकाश भी वही पियक्कड़ों की जमात का था, रोज शाम को ठेके पर वो मिलता था। बिरजू और कृष्णावतार ने वो अपना टारगेट फिक्स कर लिया और अगले 15 दिनों तक उसे फ्री में शराब पिलाई। जब देख लिया कि वो अपने कब्जे में आ गया है, अपने कॉन्फिडेंस में आ गया है, वो चढ़क के भागेगा नहीं, किसी चीज़ का विरोध नहीं करेगा और हमारा काम उससे हो जाएगा, तो पहला काम कृष्णावतार ने ये किया कि संतोष पाल नाम के एक आदमी से एक चिट्ठी लिखवाई, जो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ और जो उसकी जेब से मिली थी।
चिट्ठी की मूल प्रति तो उसने अपने घर पे रख ली कृष्णावतार ने, और फोटो जो उसकी है फोटो कॉपी वो जेब में लिए फिरता रहा। 6 तारीख की शाम को, 6 अक्टूबर की शाम को इन्होंने तय किया कि जब आज वो आएगा और हम शराब उसको पिलाएंगे तो शराब में कीटनाशक दवा बिरजू लाकर मिला देगा। जब वो शराब पी लेगा, बेहोश हो जाएगा, जहर का नशा धीरे धीरे चढ़ेगा, तो उसे मारने के बाद कहीं फेंक देंगे। एग्जैक्टली यही किया गया। 6 अक्टूबर की शाम को जब वो पीने पिलाने के लिए इकट्ठा हुआ तो उसे शराब पिलाई गई जिसमें कीटनाशक यानी जहर मिला हुआ था। जब वो थोड़ी देर में आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसे मोटरसाइकिल पर लाद कर नहर रोड पर ले जाकर फेंक दिया। फेंकने से पहले संतोष पाल से लिखवाई हुई वो चिट्ठी जिसकी फोटोकॉपी जेब में लिए हुए था कृष्णावतार, वो राम प्रकाश की जेब में रख दिया और अंदाज ये लगाया कि पुलिस आएगी, इसकी जेब से ये पत्र बरामद होगा, इसमें इसका भी नाम लिखा हुआ है, इसके घर जाएगी, पहचान हो जाएगी कि हाँ ये राम प्रकाश ही है। तो बड़ा नेचुरल है कि जिनसे इसने अपने जान की रक्षा की बात लिखी है, पुलिस गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देगी, यानी शिवराज पाल को, और फिर हम नीलम को आराम से ले आएंगे, फिर वो मेरे साथ रहेगी। अब आप देखिए ये सब अनपढ़ थे, दिमाग देखिए कहाँ कहाँ तक इन लोगों ने चलाया। पुलिस ने फिर कृष्णावतार और बिरजू को 14 अक्टूबर 2023 को जेल भेज दिया। इतनी उलझी हुई अपराध की घटना, अब आप समझ गए हो कि कितनी उलझन है इसमें। शिवराज, नीलम, कृष्णावतार, बिरजू, संतोष पाल और राम प्रकाश, इतने पात्र हैं उसमें, और राम प्रकाश मारा गया। तो इतनी उलझी हुई अपराध की इस घटना में, उसके अनावरण में धैर्य, सूझबूझ, प्रोफेशनल अप्रोच और मेहनत, इनमें किसी में थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो पुलिस तो कहती भाई जब साफ साफ लिखा हुआ है आदमी मर गया कि इनसे मुझे हाथ जान का खतरा है, गिरफ्तार करती, जेल भेज देती। आप साबित करते रहते, चिल्लाते रहते कि नहीं साहब मैंने नहीं किया है। लेकिन जो पुलिस के लोगों ने जो काम किया, जो धैर्य दिखाया, जो प्रोफेशनल अप्रोच दिखाई, जो सूझबूझ दिखाई, उसके लिए जो डीसीपी हैं साउथ के कासिम आब्दी साहब, एसीपी हैं अलीगंज के आशुतोष कुमार, और इंस्पेक्टर जानकीपुरम उपेंद्र सिंह, इस टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए कि इनकी मेहनत से, इनके धैर्य से, इनकी संवेदनशीलता से, इनके प्रोफेशनल अप्रोच से एक तो निरपराध मारा गया था और दूसरा निरपराध जेल चला जाता अगर इसमें इतनी गहनता से विवेचना, इतनी गहनता से जांच पड़ताल और इतनी गहनता से गिरफ्तारी न की गई होती। आज की घटना, अब जरा आज की घटना पे पात्रों पे नज़र डालिए और उनकी उम्र को समझिए। नीलम उम्र 50 साल, उसके प्रेमी कृष्णावतार उम्र 55 साल, प्रेमी का मित्र बिरजू उम्र 60 साल, शिवराज 55 साल और मृतक राम प्रकाश 50 साल। अब देखिए कि मतलब सब, अब चूंकि राम प्रकाश को तो ऐसे ढूंढा गया कि वो लगभग उसी उम्र का हो ताकि दुश्मनी साबित की जाए, आसपास का हो ताकि उसको फंसाया जाए शिवराज को, तो उसकी उम्र तो इस वजह से इन लोगों ने काफ़ी ढूंढने के बाद उसे निकाला, लेकिन बाकी सारे पात्रों की उम्र लगभग बराबर है। कोई ऐसा नहीं है कि ये टीनेज का इश्क था और एक लड़की के चक्कर में इतना बड़ा कांड हो गया एक महिला के।
सभी मैच्योर थे, लेकिन है वही चक्कर जो आप समझ रहे हैं। राम प्रकाश तो बेचारा निरपराध मारा गया, उसका न उद्धव का लेना न माधव का देना, गुनाह बेलज्जत मारा गया। कोई न तो वो शिवराज को जानता था, न वो नीलम को जानता था, वो किसी को नहीं जानता था। केवल उसी फ्री की शराब के चक्कर में और इन लोगों की आपस की अदावट में शिवराज और कृष्णावतार की आपस की अदावट में वो बेचारा मारने अपनी जान से चला गया। अब तक आप समझ गए होंगे कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाले जो मशहूर लेखक हैं, सलीम जावेद टाइप के, बासु चटर्जी जी टाइप के, राजकुमार हिरानी जो वर्तमान में खूब चल रहे हैं, पुरानों में जो क्राइम थ्रिलर इस तरह से लिखते थे, अगाथा क्रिस्टी और पीडी जेम्स, इस तरह की स्क्रिप्ट लिखने में सालों साल लग जाते होंगे, लेकिन इन 3-4 अनपढ़ों ने बैठ के ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या कहाँ से कहाँ इसको पहुँचा दिया इन लोगों ने। ऐसी स्क्रिप्ट बनाई कि ये जो जासूसी उपन्यास वाले हैं, जो लोग किस्सा गोई परिवार में जिन किसी को इन जासूसी उपन्यासकारों की जानकारी ही है, इन लोगों ने कभी पढ़ा हो, जो बड़े जासूसी उपन्यासकार हैं हिंदी में, जैसे कर्नल रंजीत हैं, वेद प्रकाश शर्मा हैं, व्योमकेश बनर्जी बख्शी हैं और सुरेंद्र मोहन पाठक हैं। इनके देखिए जासूसी उपन्यास पढ़िए, कैसे कैसे प्लॉट बनाते हैं, कैसे कैसे स्क्रिप्ट ये लिखते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, और तब जाके इनकी किताब तैयार होती है। तब जो रीडर है उन किताबों के लिए मार करता है, रोज़ पूछता है कि नई वाली आई कि नहीं आई, और यहाँ 3-4 अनपढ़ों ने बैठ के उससे भी ज़बरदस्त एक स्क्रिप्ट बना के एक निरपराध व्यक्ति को मार दिया। और अगर पुलिस से जरा सी चूक हो जाती, जरा सी चूक, तो एक निरपराध तो मारा गया, एक निरपराध जेल चला जाता, जो प्लॉट किया गया था। और मैं फिर एक बार, अच्छा, इसके केंद्र बिंदु में वही महिला नीलम थी। तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, इस तरह के अपराध की घटनाओं में मैं बार बार बताता हूँ कि पुराने ज़माने से क्या कहा गया है। भर्तृहरि शतक में एक श्लोक है, बड़ा फेमस श्लोक है कि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कृतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य, ये भगवान भी नहीं जान पाया, मनुष्य की क्या औकात है कि वो जान पाए। अब भाग्य देखिए बेचारे राम प्रकाश का, कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक जान से गया। कौन जान सकता था कि एक व्यक्ति जिसका दोनों में से किसी से बस केवल इतना है कि 15 दिन से वो जानते हैं, साथ में बैठ के शराब पीते हैं, इसके अलावा उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, लेकिन भाग्य ऐसा खराब उसका कि उसे जान से हाथ धोना पड़ा। और तिरिया चरित्र का देखिए कि कृष्णावतार के संपर्क में थी, उसके साथ भाग आई, उसके साथ ही किराए के मकान में रहने लगी, फिर उसका पति आया, फिर उसको ले गया, उसके साथ चली गई, संपर्क बनाने के लिए परेशान होता रहा, फिर भी कृष्णावतार ये कोशिश करता रहा कि ऐसा कर दिया जाए कि ये फंस जाए, उसका पति नीलम का जेल चला जाए, तब मैं उसको ले आऊँ। तो ये इस तरह के अपराध की घटनाओं के लिए ज़माने ज़माने से भर्तृहरि का जो शतक लिखा गया, भर्तृहरि शतक, बहुत पता नहीं क्या एज है इसकी, जो जानकार लोग हैं सुधी श्रोताओं में वो बता सकते हैं कि कितने साल पहले ये लिखा गया, तब भी यही होता था, तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। तो इसलिए मैं बाकी लोगों से भी, किस्सा गोई परिवार के लोगों को भी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप सोच कर समझ कर कहीं आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी जरा सी गलती, आपकी जरा सी सोच, गलत सोच
ये आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत हो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।